कैसा ये इश्क है। मुंबई। अचानक से रोकने पे रिवांश हैरानी से बोला, क्या हुआ? राव्या उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, अभी अभी मॉम का मैसेज आया है। उन्होंने ड्राइवर को मुझे लेने भेज दिया है और हया मॉम भी परेशान हो रही होंगी। तुम घर जाओ। रिवांश में नहीं चाहती मेरी वजह से उन्हें जरा भी बुरा लगे। राव्या की बात पे रिवांश उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, कोई बात नहीं राव्या, सब ठीक है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और रही बात मॉम की, तो वो मुझसे ज्यादा प्यार तुमसे करती है। तुम टेंशन मत लो। उसकी बात पे राव्या धीरे से बोली, हाँ जानती हूं, लेकिन अभी तुम घर जाओ। वैसे भी तुम जानते हो ना, मॉम परेशान हो रही होंगी। अगर ड्राइवर नहीं आता तो मैं पक्का तुम्हारे साथ चलती। राव्या की बात पे रिवांश उसके बाल सही करते हुए बोला, ठीक है, फिर पहले तुम ड्राइवर को आने दो, तभी मैं यहां से जाऊंगा। उसकी बात पे राव्या सर हिलाते हुए बोला, ओके, जैसा तुम कहो। थोड़ी ही देर बाद ड्राइवर आ गया था और राव्या चली गई थी। उसके साथ साथ रिवांश भी चला गया था। राव्या जैसे ही अंदर आई तो रूहानी सर्दी से कांप रही थी। उसने रूहानी को बिल्कुल इग्नोर करा रहा और सीधा घर के अंदर चली गई थी। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन रूहानी को कोई लेने नहीं आया था, और लेने भी वो आता जिसको उसकी फिक्र होती। कुछ देर बैठे रहने के बाद रूहानी एक पेड़ के पास जाके बैठ गई थी, क्योंकि सामने उसको ज्यादा हवा लग रही थी और अब उसको ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए मजबूरी में वो पेड़ के नीचे जाके बैठ गई थी। ठंड तो यहाँ भी इतनी ही थी, लेकिन इस वक्त उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ राव्या अंजलि को देखते हुए बोली, मॉम, मुझे लगता है अब आपको उसको अंदर बुला लेना चाहिए। मेरी शादी होने वाली है, मैं नहीं चाहती वो मेरी शादी में बीमार होके मेरी शादी खराब करे। और वैसे भी वो बहुत काम करती है, कम से कम शादी में काम तो करेगी। राव्या की बात पे अंजलि गुस्से से बोली, तेरी शादी का एक काम मैं उससे नहीं कराऊंगी। मैं अपनी बेटी की शादी में उस मनहूस को नहीं बुलाना चाहती। वो तेरी शादी में नहीं आएगी। राव्या हैरानी से बोली, मॉम, शेखावत परिवार जानता है वो मेरी बहन है, भले कैसे भी सही। हम उनको ये नहीं दिखा सकते हम उसको कैसे टॉर्चर करते हैं। मुझे लगता है आपको इस बारे में सोचना चाहिए। राव्या की बात पे अंजलि गुस्से से बोली, राव्या, मैं अच्छे से जानती हूँ मुझे क्या करना है। वो मनहूस तेरी शादी में नहीं आएगी। और रही बात शेखावत परिवार की, तो तू फिक्र क्यों कर रही है? मेरे पास उसका रास्ता भी है। शेखावत परिवार को कुछ पता नहीं चले, तू बस शांत रहे। इतना कह के अंजलि सोने के लिए लेट गई थी और राव्या भी अपने रूम में चली गई थी। दूसरी तरफ रिवांश आधी रात को घर आया था। उसको देख के हया धीरे से बोली, तुम्हारी शादी होने वाली है, अब तो जल्दी आया करो, मुझे फिक्र होती है तुम्हारी। हया की बात पे रिवांश उसके सामने बैठते हुए बोला, आप परेशान मत होइए मॉम, मेरी होने वाली बीवी जल्दी यहां आने वाली है, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो मैं शायद घर से बाहर ही ना जाऊं। रिवांश की बात पे हया धीरे से बोली, बिल्कुल, वो तो मैं जानती हूं। अच्छा, अभी तुम कुछ खा लो, तुमने पार्टी में भी कुछ नहीं खाया। और हाँ, अग्रवाल फैमिली की तरफ से एक केक आया है, शायद ये तुम्हारे लिए होगा। राव्या ने भिजवाया है। राव्या की बात पे रिवांश के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी और उसने सबसे पहले केक निकाला था। रिवांश केक प्लेट में निकालते हुए बोला, आई नो, ये राव्या ने अपने हाथों से बनाया होगा। उसकी बात पे हया ने सिर्फ सर हिला दिया था और पहली बाइट के साथ ही रिवांश का चेहरा खिल उठा था, क्योंकि केक बहुत अच्छा था। और वो केक राव्या ने नहीं, रूहानी ने बनाया था। हया रिवांश को देखते हुए बोली, रिवांश, शादी के दिन बहुत करीब है, मैं चाहती हूँ कल मैं राव्या को शॉपिंग के लिए ले जाओ। और एक और बात, इतना कह के हया थोड़ा रुकी थी। रिवांश उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। तभी हया धीरे से बोली, रिवांश, तुम्हारे डैड इस शादी से खुश नहीं है। मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन वो तुम्हारे डैड है और आज ईशान भाई भी आ जाएंगे। तुम एक बार जाके उनसे बात करो। हया की बात पे रिवांश उठते हुए बोली, शादी मुझे करनी है, डैड को नहीं। उनसे बोलिए आप पे ध्यान दें। और हाँ, अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है, मैं और राव्या कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मॉम में और राव्या बचपन से साथ हैं। हमारी शादी होने वाली है, अभी भी यही बकवास।
हया रिवांश का हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रिवांश? एक बार समझ नहीं आता तुम्हें? मैंने कितनी बात बोला है, डैड को गुस्सा मत दिलाया करो। अगर तुम राव्या से शादी करना चाहते हो तो ठीक है, करो, लेकिन कम से कम अपने डैड को नाराज मत करो। अगर उनको मनाओगे तो वो मना नहीं करेंगे। उन्हें गुस्सा है तो तुम्हारे जल्दबाजी के फैसले से। बस। हया की बात पे रिवांश उठते हुए बोला, आई एम सॉरी मॉम, मेरे लिए सिर्फ राव्या इंपॉर्टेंट है। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसलिए अगर ऐसा कुछ भी कहेगी जिससे राव्या को हर्ट हो तो आई एम सो सॉरी। इतना कह के रिवांश चला गया था। हया उसके आगे आते हुए बोली, इसको मोहब्बत नहीं जुनून कहते हैं, और जुनून की मंजिल हर बात सही हो जरूरी नहीं रिवांश। अपनी मां की बात पे रिवांश धीरे से बोला, लेकिन मेरे जुनून की मंजिल मुझे मिल चुकी है। आपकी बहू राव्या ही बनेगी और दुनिया की कोई ताकत इस चीज को नहीं बदल सकती। समझ आया मॉम? रिवांश की बात पे हया उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, बस शांत हो जाओ मेरा बेटा, इतनी बड़ी बातें करे मुझे बर्दाश्त नहीं। रिवांश, अभी तुम बातों की गहराई नहीं समझते। जो तुम बोल रहे हो इससे तुम ऊपर वाले को नाराज कर रहे हो। प्लीज ऐसा मत बोलो। हया की बात पे रिवांश जाते हुए बोला, राव्या आ जाएगी, कल आपको उसको शॉपिंग पे ले जाना और उसके ड्रेसेस आप डिजाइन करेंगी, अपने लोगों से नहीं कराएंगी। मेरी बीवी के लिए हर चीज खास होगी, अंडरस्टैंड? हया को रिवांश की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थीं। वो उसका बेटा नहीं था, उसके अंदर पैसों का घमंड बोल रहा था। हया ने गहरी सांस ली और अपने कमरे में आ गई थी। रुद्राक्ष जो सब सुन रहा था, हया को देखते हुए बोला, अब क्या कहोगी तुम हया? ये तुम्हारा बेटा ही है ना जो अपनी मां को बातें सुना के गया है। मुझे राव्या बुरी नहीं लगती, पर उसके आने से पहले वो ऐसा हो गया। आने के बाद अपने बेटे को खोने के लिए तैयार रहो, वो राव्या का पति बन जाएगा, हमारा बेटा नहीं। रुद्राक्ष की बात पे हया चीख के बोली, तो क्या चाहते हो तुम? तुम मेरी जिंदगी खराब करने पे लगे हो। रुद्राक्ष, तुम्हारा बेटा तुमसे ज्यादा जिद्दी है। अगर उसको राव्या ने मिली वो किसी और से शादी नहीं करता। और अगर तुम्हें लगता है जबरदस्ती जो को नहीं हो सकती, अगर जबरदस्ती तुम वैसा कुछ कराओ तो भूल जाओ। रुद्राक्ष शेखावत, वो उस लड़की को जिंदगी तबाह कर देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रुद्राक्ष हया के करीब आते हुए बोला, अगर हमने उसको नहीं रोका वो हम सबकी जिंदगी तबाह कर देगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रुद्राक्ष हया का हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं प्यार और अटेंशन का फर्क जानता हूं, वो राव्या से मोहब्बत नहीं करता। रुद्राक्ष की बात पे हया पागलों की तरह हंसने लगी थी। वो हंसते हुए बोली, क्या बोला तुमने? वो मोहब्बत नहीं करता? रुद्राक्ष होश में हो? बचपन से प्यार करता है, वो उससे जानती हो? रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, आंखों का धोखा सुना है? कभी कभी वो भी होता है। हया हंसते हुए बोली, रुद्राक्ष तुम्हें अच्छी नींद की जरूरत है, आराम करो, क्योंकि तुम कुछ भी करो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा खून रिवांश शेखावत शादी करके रहेगा, इसलिए तुम उसका साथ दो। समझ आया? हया की बात पे रुद्राक्ष बिना कुछ कहे सोने के लिए लेट गया था और हया भी उसके बराबर में आ गई थी। दोनों शादी से खुश नहीं थे, लेकिन दोनों अपने बेटे के आगे कुछ नहीं बोल सकते थे। दूसरी तरफ रूहानी सर्दी से कांप रही थी। तभी अंजलि ने दरवाजा खोल दिया था और रूहानी बिना कुछ कहे अंदर चली गई थी। रूहानी अंदर जाके बिस्तर पे लेट गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। कभी कभी वो चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे निकलती नहीं थी। वो बोलती नहीं थी, खामोश रहती थी, क्योंकि उसके साथ बात करने वाला कोई नहीं था। वो चाहती थी किसी से कुछ कहे, किसी को बताए, लेकिन यहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। वो बस चाहती थी कोई आए और उसको यहां से ले जाए, जहां उसकी फैमिली हो, जहां उसको प्यार करने वाले लोग हो। उसको भी कोई रिवांश जैसा साथी मिले जो उससे प्यार करे, उसके लिए जिए। लेकिन शायद उसने रिवांश को मांगने में देर कर दी थी, या शायद रिवांश उसका होके भी नहीं हो पाया था, उसके करीब आके भी नहीं आ पाया था। रूहानी तड़प रही थी और फिर अपनी आंखों से आंसू पोंछ के वो सो गई थी। लेकिन वो इस बात से अनजान थी, उसकी किस्मत का फैसला भी हो चुका था। शायद अब उसका इस जिंदगी से निकलने का वक्त आ गया था। अगली सुबह रिवांश ऑफिस जाने के लिए तैयार था। राव्या भी आ गई थी और हया अपने बेटे और होने वाली बहू के तमाशे देख रही थी।
दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे, जैसे अगर दोनों के बीच कोई आ गया तो दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। हया अब थोड़ा गुस्से से बोली, रिवांश, तुम राव्या से बाद में मिल सकते हो ना? अभी मुझे भी लेट हो रहा है। हया की बात पे रिवांश राव्या के सर को चूमते हुए बोला, ओके जान, तुम्हें जो पसंद होगा तुम वो लेना। अगर तुम चाहो तो पूरा मॉल में तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। रिवांश की बात पे हया धीरे से बोली, चलो राव्या, पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम दोनों साथ रहोगे, फिलहाल मुझे लेट हो रहा। रिवांश अपनी मां को देख के बिना कुछ कहे चला गया था। हया और राव्या दोनों ही शॉपिंग के लिए निकल चुके थे। दूसरी तरफ अंजलि रूहानी को देखते हुए गुस्से से बोली, कल रात में तुम्हें माफ कर चुकी हूं, इसका ये मतलब नहीं हर बार माफ करूंगी। राव्या शॉपिंग गई है और रिवांश के इंपॉर्टेंट पेपर उसके पास है, जाओ देखे आओ। रिवांश की बात पे रूहानी का दिल धड़क गया था। वो धीरे से बोली, लेकिन मैं उनके ऑफिस में? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वो मुझसे वैसे भी नफरत करते हैं। रूहानी की बात पे अंजलि के अंदर ढेरों सुकून आया था, लेकिन वो गुस्से से बोली, मैंने कहा ना जाओ, और वैसे भी वो जानता है तुम हमारे घर में रहती हो, चुपचाप जाके फाइल दे के आओ। अंजलि की बात पे रूहानी धीरे से बोली, पर मां। लेकिन अंजलि ने उसकी एक नहीं सुनी थी और रूहानी चुपचाप रिवांश उसके ऑफिस की तरफ चली गई थी। आखिर क्या करेगा रिवांश रूहानी को सामने देख के? क्या होगा ऑफिस में रूहानी के साथ? मुंबई। रूहानी को ना चाहते हुए भी अंजलि की बात माननी पड़ी थी और वो बिना कुछ कहे खामोशी से रिवांश के ऑफिस की तरफ चली गई थी। उनके घर में तादाद में गाड़ियां थीं, लेकिन अंजलि ने उसको साफ मना कर दिया था। अंजलि का कहना था वो खास सिर्फ टैक्सी से जाए। आज खास रूहानी ने अंजलि की ऐसी हालत कर दी थी जिससे वो और ज्यादा बदसूरत लग रही थी, और ये सब जानबूझ के किया गया था। उसको जानबूझ के ऐसे कपड़े दिए गए थे जिससे वो सिर्फ अग्रवाल परिवार की नौकर लग रही थी। रूहानी टैक्सी का इंतजार कर रही थी और उसको कुछ देर बाद टैक्सी मिल भी गई थी। रूहानी ने शेखावत इंडस्ट्रीज का रास्ता बता दिया गया था। ड्राइवर ने अजीब नजरों से उसको देखा था, क्योंकि जैसी रूहानी की हालत थी उसका मानना था शेखावत इंडस्ट्रीज के सर्वेंट भी वैसा कुछ नहीं पहनते। कुछ देर बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी थी और रूहानी पैसे देके अंदर आ गई थी, लेकिन तभी अचानक उसको किसी ने रोक लिया था। रूहानी ने सामने देखा तो गार्ड गुस्से से उसको घूर रहा था। रूहानी धीरे से बोली, जी मुझे अंदर जाना है। वो गार्ड रूहानी को देख के गुस्से से बोला, यहां सब अंदर ही जाते हैं, काम बताओ क्या है। रूहानी जानती थी वो इंसान उससे ऐसे बात क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करिए बोली, मुझे रिवांश शेखावत से मिलना है। रूहानी की बात पे वो आदमी हंसते हुए बोला, तुझ जैसी भिखारी को मैं सर से मिलने दूंगा? पागल समझा है क्या? निकल इधर से, वरना बाहर फेंकवा दूंगा। इतना कह के गार्ड फिर से अपना काम करने लगा था। तभी रूहानी धीरे से बोली, देखिए मेरे पास ये फाइल है, ये उनको देनी है। अगर आप मुझे जाने नहीं देना चाहते तो ठीक है, आप ये उनको दे दीजिए प्लीज, ये जरूरी है। रूहानी की बात सुन के गार्ड वो फाइल फेंकने वाला था जब रूहानी जल्दी से मौका पाकर अंदर घुस गई थी। अभी वो आगे बढ़ने ही वाली थी जब बुरी तरह किसी से टकराई थी, और इससे पहले वो कुछ समझ पाती उसको अपने सामने जाना पहचाना चेहरा नजर आया था, और तभी उसको अपने हाथ पे किसी का हाथ महसूस हुआ था। रूहानी धीरे से बोली, रूहानी की बात पे रुद्राक्ष जो बाहर जा रहा था धीरे से बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? रूहानी कुछ सोचते हुए बोली, वो मैं ये रिवांश को देने आई थी, आप प्लीज ये उसको दे दीजिएगा, ये लोग मुझे यहां आने नहीं दे रहे थे। रूहानी की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से चीखा, कौन तुम्हें यहां आने नहीं दे रहा था? इससे पहले रूहानी कुछ समझ पाती, रुद्राक्ष ने मैक्स को इशारा किया था और कुछ देर बाद मैक्स गार्ड को पकड़ के ले आया था। मैक्स गुस्से से बोला, यही है जिसकी ड्यूटी थी। सब लोगों को अपनी तरफ देखता पाकर रूहानी धीरे से बोली, सर कोई बात नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? प्लीज परेशान मत होइए, रूहानी धीरे से बोली। तो रुद्राक्ष गार्ड को देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैमिली मेंबर को अंदर आने से रोकने की? रुद्राक्ष की बात पे रूहानी ने हैरानी से रुद्राक्ष को देखा था। किसी ने उसको अपने परिवार का हिस्सा बताया था? सच में? क्या ये सच था? रूहानी की आंखें हैरानी से खुल गई थीं, लेकिन उसको बुरा लग रहा था।
उसकी वजह से गार्ड को सुनना पड़ रहा था। वो धीरे से बोली, सर कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं, आप परेशान मत होइए और आप ये फाइल रिवांश सर को दे दीजिएगा। उसकी बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, नहीं, तुम खुद उसको ये फाइल देके आओ और आगे से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम जब चाहे जैसे चाहे यहां आ जा सकती हो। रुद्राक्ष की बात पे रूहानी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रुद्राक्ष ने उसको कुछ भी कहने से मना कर दिया था। रूहानी को अब रिवांश के सामने जाते हुए डर लग रहा था। पता नहीं क्यों उसको रिवांश से इतना डर क्यों लगता था। वो भी ये बात नहीं जानती थी, लेकिन जो भी था उसको ये भी पता था, शायद रिवांश की बेरुखी, उसकी बदतमीजी और उसकी नफरत ने उसका ये हाल करा था। वो अब उस इंसान के सामने जाते हुए भी कतराती थी। रूहानी सीधी लिफ्ट में चली गई थी। उसको टेंशन हो रही थी, वो रिवांश को फेस कैसे करेगी, क्योंकि रिवांश उससे सिर्फ नफरत करता था और वो रिवांश की नफरत के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। रूहानी हिम्मत करते हुए रिवांश के केबिन की तरफ चली गई थी। रुद्राक्ष उसकी इज्जत भी करता था और उसको एक बेटी की तरह प्यार भी करता था। रूहानी जानती थी, शायद रुद्राक्ष वो सच जानता था जो उसने सबसे छुपाया था, लेकिन उसको अभी इस बात पे यकीन नहीं था और वो सिर्फ शक के ऊपर इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती थी। वो इस सोच में गुम थी जब अचानक ही उसको एहसास हुआ था। वो इस वक्त रिवांश के केबिन के सामने खड़ी थी। रूहानी ने गहरी सांसें लेनी शुरू कर दी थी और फिर वो धीरे से नोक करते हुए बस ये सोच रही थी, कैसे भी करके उसका सामना रिवांश से ना हो। अभी वो यही सोच रही थी जब अचानक ही किसी ने उसको अंदर खींचा था। कमरे में इतना अंधेरा था, वो देख भी नहीं पाई थी उसको खींचने वाला कौन था, लेकिन जैसे ही उसकी पतली कमर के आसपास किसी की मजबूत पनाहों का घेरा बना था, उसने मुस्कुरा के अपने आसपास देखा था। इसका मतलब था ये रिवांश ही था, लेकिन उसको ये समझने में देर नहीं लगी थी। ये रिवांश वो नहीं है जो वो सोच रही थी, और ना ही वो इस तरह उसको छू रहा था। वो किसी और के हिस्से का प्यार उस पे लूटा रहा था। अचानक ही उसको रिवांश की गर्म सांसें अपनी गर्दन पे महसूस हुई थी और तभी उसके मुंह से धीरे से निकला था, रिवांश में रूहानी। और जैसे ही उसके मुंह से अपना नाम निकला था, अचानक ही एक जोरदार धक्के से वो पीछे हुई थी। रिवांश गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे भी मेरे केबिन में आने की। उसकी बात पे रूहानी धीरे से बोली, मैं ये फाइल। अभी रूहानी की बात पूरी नहीं हुई थी जब रिवांश अपने हाथों को पानी से धोते हुए बोला, अब मुझे पूरे को नहाना पड़ेगा। तुम जैसी गंदगी को छू लिया। मैंने किससे पूछ के तुम अंदर आई और मेरी राव्या की जगह लेने की कोशिश कर रही हो। गंदा खून हो तुम, जिसका कुछ पता नहीं, जिसके खून खानदान के बारे में कोई नहीं जानता। मुझे नफरत हो रही है। खुद से तुम मेरे इतने करीब आई भी कैसे। इतना कह के रिवांश उसका मुंह पकड़ते हुए बोला, ये हक सिर्फ मेरी राव्या का है। सिर्फ उसका रिवांश का गुस्सा वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था और उसका बस चलता। वो रूहानी को यही खत्म कर देता। इतनी बेइज्जती पे रूहानी को जैसे अजीब सा हो रहा था। उसका दिल टूट रहा था, उसकी आंखें लाल हो रही थीं। रिवांश उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर करते हुए बोली, अगर आगे से तुम मुझे मेरे ऑफिस में नजर आई, धक्के मारकर तुम्हें बाहर निकलवाऊंगा, समझी। मेरे ऑफिस में क्या, मेरे सामने भी मत आया करो। तुम्हें देख के मुझे सिर्फ नफरत होती है। पता नहीं किसकी किस्मत खराब होगी जो तुमसे शादी करेगा। मेरा बस चले तो तुम्हारी सांसें भी रोक दूं। इतने लोग इस दुनिया से जाते हैं, तुम भी क्यों नहीं चली जाती। कितना एहसान होगा तुम्हारा मुझ पे और मेरी राव्या पे। रूहानी की आंखों से आंसू बुरी तरह बह रहे थे। रिवांश उससे इतनी नफरत करता था। रूहानी धीरे से बोली, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो रिवांश। रिवांश उसको बाहर करते हुए बोला, कितनी तुम्हें नजर आती है, उससे लाख गुना ज्यादा नफरत करता हूं। मेरी नफरत का तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। तुम्हारे साथ एक पल नहीं गुजार सकता। मैं इतना कह के रिवांश अंदर चला गया था और रूहानी अपनी किस्मत पे आंसू निकालती रह गई थी। उसने अपने दिल को काबू करा था। यही ताने तो उसकी माँ उसको देती थी, तो इसमें नया क्या था। ये ताने रिवांश ने भी उसको दे दिए। आखिर वो भी तो राव्या की नजरों से उसको देखता था। इसमें कुछ नया था ही नहीं। रूहानी अपने आंसू छुपा के नीचे आ गई थी और बिना कुछ कहे बाहर निकल गई थी। लेकिन उसने एक बार आसमान की तरफ देख के अपनी जिंदगी खत्म होने की दुआ जरूर मांगी थी।
वो चाहती थी उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाए और कोई उसके लिए भी इतना ही तड़पे, लेकिन वो वापस ना आए। लेकिन शायद उसकी दुआ जरूर सुन ली जाती। वो इस दुनिया से चली भी जाती, लेकिन उसके लिए रोता कौन? किसी को उसके मरने जीने से फर्क पड़ता? कोई ऐसा होता जो उसकी परवाह करता? अपनी सोच पे रूहानी हंसते हुए उस घर की तरफ चली गई थी जो कभी उसका था ही नहीं। अब 1 हफ्ता पूरा हो चुका था और शादी का दिन भी करीब आ गया था। आज मेहंदी थी और पूरा शेखावत परिवार मेहंदी लेके आया था। उस दिन के बाद रूहानी ने कोशिश करी थी, उसका सामना रिवांश से हो भी नहीं और ऐसा हुआ भी था। लेकिन फिर भी वो रोज रात को राव्या से मिलने आता था और ना चाहते हुए भी रूहानी उसको देख लेती थी। रिवांश उसकी पहली मोहब्बत थी और अपनी मोहब्बत को किसी और का होता हुए देखना उसके लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं था, लेकिन ये उसकी किस्मत थी और उसका अब ऐसा करना ही था। वहीं आज मेहंदी के दिन हर कोई एक से बढ़ के एक ड्रेस पहने घूम रहा था। अग्रवाल मेंशन को काफी खूबसूरती से सजाया गया था। महंगे फूलों से पूरा मेंशन सजा हुआ था। लाइटों की चमक सबकी आंखों में पड़ रही थी। बहुत बड़ा स्टेज पे बनाया हुआ रहा, जिस पे राव्या अपनी सास हया का डिजाइन किया गया। बहुत महंगा लहंगा पहने बैठी थी। वो लहंगा इतना खूबसूरत था, सबकी नजर दुल्हन पे बाद में जाती थी और लहंगे पे पहले जाती थी। हमेशा की तरह रूहानी काम करती घूम रही थी। वहीं हवा में शादी के पकवानों की महक है, फूलों की भीनी खुशबू फैली हुई है और इस बीच रूहानी भाग दौड़ में लगी हुई थी। उसका रंग गहरे बादलों की तरह सांवला नजर आ रहा था, मगर उसमें एक अलग ही चमक थी, ऐसी जो मेहनत और अपनेपन से आती थी। उसका चेहरा हल्की चमक से दमक रहा है, शायद हल्के पसीने की वजह से या फिर अपनी सौतेली बहन की शादी की खुशी में जो उसके प्यार को अपना बनाने जा रही थी। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें व्यस्तता के बावजूद चमक रही थीं, जैसे उनमें एक अजीब सा सुकून छिपा हो। माथे पर थोड़ी नमी थी, कुछ बाल चेहरे से चिपके हुए थे, लेकिन उसने इस बात की परवाह करना छोड़ दिया था। उसके लंबे काले और घने बालों को उसने जल्दी में ऊंचे जुड़े में बांध लिया था, मगर कुछ जिद्दी लटें बार बार चेहरे पर आ रही थीं, जिन्हें वह बार बार ठीक कर रही थी। काजल हल्का सा फैला हुआ था, जिससे उसकी आंखें और भी गहरी लग रही थीं। होठों पर लिपस्टिक की हल्की सी परत थी, जो उसकी सादगी में और निखार ला रही थी। उसने हरे रंग की साड़ी पहनी थी। रूहानी हर तरफ भाग दौड़ कर रही थी, कभी रिश्तेदारों की खातिरदारी, कभी स्टेज की सजावट ठीक करना, तो कभी किचन में जाके बाकी सर्वेंट को देखना। हया, जो कब से उसको देख रही थी, धीरे से बोली, रूहानी बेटा, कब से तुम्हें देख रही हूं, थोड़ा सा आराम कर लो हया की बात पे। रूहानी धीरे से बोली, अरे नहीं आंटी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, आपको कुछ चाहिए? उसकी बात पे हया मुस्कुरा के बोली, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें देख के लगता है इस दुनिया में आज भी इंसानियत है। उम्मीद करूंगी तुम्हें भी कोई बहुत प्यार करने वाला और तुम्हारा ख्याल रखने वाला लड़का मिले। इस बार तो मेरे रिवांश ने लड़की पसंद कर ली, लेकिन अगले जन्म में अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मेरी बहू तुम ही बनोगी। हया हंसते हुए बोली, तो रूहानी के दिल में एक दर्द सा हुआ था। वो धीरे से बोली, मैं आती हूं आंटी। अभी वो इतना कह के मुड़ी थी जब किसी से टकरा गई थी और उसके हाथों में जो मेहंदी थी वो पूरी की पूरी रूहानी के दोनों हाथों पे लग गई थी। रूहानी धीरे से बोली, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, पता नहीं कैसे। रूहानी को घबराते देख हया जल्दी से बोली, अरे कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, इतनी बड़ी बात नहीं हुई। हया की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, हया बेटा, ये बड़ी बात है, तुम जानती हो ना, ये शगुन की मेहंदी थी और ये पहले दुल्हन को लगती है। ये सिर्फ राव्या के लिए थी और तुमने देखा, ये पूरी की पूरी अब रूहानी के हाथों पे लग गई है। उसकी बात पे हया धीरे से बोली, कोई बात नहीं माँ, आप तो जानती हैं ना, गलती से हुआ है, उससे अच्छा खैर मैं दूसरी मेहंदी मंगवा देती हूँ। हया ने सबको मना लिया था, लेकिन सबके दिमाग में फिर भी ये बात बैठ गई थी। ये मेहंदी पहले राव्या को लगनी थी और अब ये मेहंदी रूहानी को लग चुकी थी। राव्या नफरत से रूहानी को देख रही थी। आखिर क्या लिखा है रूहानी की किस्मत में? क्या करेगी अब रूहानी? क्या सच में रूहानी की किस्मत का फैसला हो चुका है? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनियर। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।